मैंने परसों कॉल सेशन में बताया था कि किस तरह से आपको जीएस को अप्रोच करना है, फिर याद करना है, उसके बारे में मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको बता दूँगा, तो उसके लिए मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ तो पहले ये है कि ये मैं किन लोगों के लिए बता रहा हूँ? ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी मैथ्स, रीज़निंग और जो इंग्लिश है ना, इनका पोर्शन ठीक है और वो जीएस पे मेनली फ़ोकस करना चाहते हैं। मतलब कि इनको 3 से 4 घंटे वो जीएस को देना चाहते हैं। 3 से 4 घंटे या फिर 2 से 3 घंटे भी सफिशिएंट होंगे, ओके? अगर आप जीएस को सफिशिएंट टाइम देना चाहते हैं अपनी पढ़ाई का, तो ये आपके लिए है, ओके? अब करना कैसे है तो इस ये मैंने कैसे करा और फिर मैंने इसमें क्या-क्या चीज़ें करी थी, उस चीज़ को मैं एक बार यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? देखो मैंने ये चीज़ जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैंने वोकैब्युलरी में करा था। अब वोकैब्युलरी और जीएस में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस ये है कि जीएस में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, तो उनको या जैसे हिस्ट्री की बात करो, तो हिस्ट्री में तो कहानी है, तो उसको याद करना इतना कोई टफ काम नहीं है। जैसे अगर मैं साइंस की बात करूँ या फिर ज्योग्राफी की बात करूँ, तो ये कॉन्सेप्चुअल या फिर इकोनॉमिक्स को ले लो, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं। इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, तो हमको थोड़ा-सा याद करने में आसानी होती है। लेकिन वोकैब्युलरी में मतलब वोकैब्युलरी को याद करना बहुत टफ इसी वजह से है क्योंकि इसमें हम कोई रिलेशन नहीं बना सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट हमने देखा, याद करा और वो चीज़ें हमारे दिमाग में रह गई या फिर मैथ्स में जैसे मेथड्स याद करें, तो उससे तो हमारे को इतने प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वोकैब्युलरी में क्या मेथड्स है, किसी का जैसे इसका मीनिंग क्या है, अब ये आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट आप लगाएँगे। तो जो मेथड मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वो मेथड मैंने वोकैब्युलरी में अप्लाई करा, 3 महीने लगातार करा। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में वोकैब्युलरी केवल 3 महीने पढ़ी है। उसके अलावा मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना वन वर्ड की, ना सिनोनिम्स की, ना एंटोनिम्स की। इन 3 चीज़ों की मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने एक बार वोकैब्युलरी को 3 महीने अच्छे से करा, प्रॉपर टाइम दिया और उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने वोकैब्युलरी के लिए। तो वो चीज़, वो मेथड मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरह से आपको कर रहा हूँ, किस तरह से आपको करना है। ओके, अब जैसे तरीका क्या है? जैसे हमने आपको इकोनॉमिक्स को 10 दिन में करवाने का टारगेट दिया है, ठीक है? जैसे 4 दिन तो अभी इस वीक के हैं और 6 दिन अगले वीक के होंगे। तो 10 दिन में लगभग आपके इकोनॉमिक्स को हम करवा देंगे, ठीक है? अब इसमें टॉपिक्स कितने हैं? देखो टॉपिक्स टोटल 17 के आसपास हैं, ओके? अब 17 टॉपिक्स को आपको 10 टॉपिक्स में डिवाइड करना है, जो हम डिवाइड आपको करके देंगे, ओके? अब उसमें क्या करना है, जैसे डे 1 में मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि 10 टॉपिक हैं टोटल इकोनॉमिक्स में, आपको ये 10 टॉपिक करने हैं 10 दिन के अंदर। तो पहले दिन मैं इसको अच्छे से पढ़ लूँगा कि हाँ, किस तरह से इसके कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आया वीडियो देख लिया या फिर नोट से, खुद के पास नोट्स है तो उनसे पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया समझ के, ठीक है? जब मैं दूसरे दिन आऊँगा, तो दूसरे दिन मैं पहले का रिविज़न करूँगा और फिर दूसरे दिन इसको पढ़ूँगा मैं, ओके? इसको अच्छे से पढ़ूँगा और इसको पढ़ने से पहले इसका पूरा रिवीजन करूँगा मैं, ओके? फिर थर्ड डे जब आऊँगा तो पहले इन 2 का रिवीजन करूँगा और फिर इसको नेक्स्ट में पढ़ूँगा मैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि पहले इसको पढ़ लिया और इनको रिवीजन के लिए बाद में छोड़ दिया, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं। पहले इन 2 का रिवीजन होगा तभी थर्ड को आप नया पढ़ेंगे। चाहे अगर नया आधा भी पढ़ लेना, ऐसा होता है कि टाइम नहीं है, तो पहले आप रिवीजन को ध्यान दें, रिवीजन मस्ट है, नया पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे ये आप चाहे अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन को पोस्टपोन नहीं करना आपको। ओके, फिर जब 4th डे जब आएँगे तो पहले 3 का रिवीजन अच्छे से और फिर 4th डे नया पढ़ना है। सेम चीज़ जब 5 डे में आएँगे तो पहले 4 का रिवीजन और फिर 5 डे नया पढ़ना है। इस तरह से आपको कितना जाना है, 1 वीक तक जाना है। ओके, फिर जब 8th डे आएँगे तो आपको ये 7 का पहले रिवीजन करना है और फिर 8th को नया पढ़ना है। ओके, अब देखो इसमें होगा क्या? अब आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा क्योंकि 7 दिन अगर इन 7 सब्जेक्ट को पहले रिवीजन करेंगे और फिर आठों आठों पढ़ेंगे तो इसमें शायद 2 से 3 घंटे तो इसी भी चीज़ में लग जाएँगे, रिवीजन में। बिल्कुल लग जाएँगे आपके और आपको देने हैं। इसीलिए मैंने बोला ना कि आप जीएस को अगर सफिशिएंट टाइम देना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। इसके फ़ायदे क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। पहली चीज़ तो कि जैसे मान लेते हैं कि पहले दिन इस जो पहला टॉपिक है उसको पढ़ने में आपको मान लेते हैं 2 घंटे लग गए। लेकिन जब आप दूसरे दिन जब इसका रिवीजन करोगे ना पहले टॉपिक का, तो ये 2 घंटा है ना, ये 2 घंटा कम होकर कितना हो जाएगा? ये 1 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है? फिर जब तीसरे दिन आप पहले टॉपिक का जब रिवीजन करेंगे, तो ये जो रिवीजन का टाइम है, ये आराम से घट के 1 घंटा हो जाएगा। फिर जब चौथे दिन आएँगे, तो ये आराम से जैसे 40 मिनट हो गया, फिर 30 मिनट हो गया, फिर 20 मिनट हो गया। तो ये जो टाइम है ना, ये ऑटोमैटिकली रिड्यूस होता जाएगा। तो आपको ये तो नहीं सोचना है कि यार पहले दिन 2 घंटे लग रहे हैं, तो दूसरे दिन भी 2 घंटे लगेंगे। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है? कभी-कभी लोग क्या करते हैं कि
जैसे मान लें कि किसी बुक को पढ़ रहे हैं, अब बुक को पढ़ेंगे और उसके साथ-साथ में उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करते चलेंगे, जबकि ये तरीका गलत है। तरीका क्या होता है कि पहले आप किसी बुक को एक बार पूरा पढ़िए बिना नोट्स बनाए, और जब दूसरी या तीसरी बार जब आप उसको रीड करते हैं दोबारा से, तब जाके नोट्स बनाइए, क्योंकि दूसरी और तीसरी बार जब आप उसको पढ़ते हैं, फिर एक बार आप पूरी किताब को पढ़ लेते हैं ना, तो आपको इसमें ये आइडिया लग जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप उन सब चीज़ों को हटा देते हैं, नोट्स में जो काम-काम किए हैं, वो सारी चीज़ें लिखते हैं उसके अंदर। यही चीज़ रिवीजन में भी होता है, कि जब आप बार-बार रिवीजन करेंगे, 2 से 3 बार किसी, जैसे मान लें पहले टॉपिक को 2 से 3 बार आपने जब कर लिया, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें काम-काम की चीज़ें क्या है। जैसे मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप 3 दिन पढ़ लिया आपने, कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया। अब आपको इसमें जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को तो रटना है, तो उन्हीं को रटने में धीरे-धीरे ये टाइम अपने आप ही कम हो जाएगा, और आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से और क्या-क्या चीज़ें याद करनी है। ओके। अब जब 90 दिन आप जब जाओगे ना, तो 90 दिन में आपको ये पहले जो टॉपिक है ना, इसको छोड़ देना है। मतलब आपने इसको 7 दिन आराम से रिवीजन कर लिया, अब आप इसको छोड़ देना है। आपको 90 दिन किन-किन यहाँ से दूसरे से शुरू करना है और 8वें तक जाना है, इनका रिवीजन करना है आपको, ठीक है? जब 10वें दिन जब जाएँगे, तो आपको दूसरे टॉपिक को भी छोड़ देना है, क्योंकि इसका 7 दिन रिवीजन हो गया। अब आप तीसरे से लेकर 9वें तक का रिवीजन करेंगे, और 10वें नेक्स्ट फिर जो नया टॉपिक है वो 10वां पढ़ेंगे। ओके। सेम चीज़ आपको इधर ऐसे 10 दिन तक करनी है, फिर जितने भी टॉपिक है उनको सेम चीज़ों तक करना है। मतलब आपको 7 दिनों का रिवीजन लेकर चलना है, ठीक है? अब जैसे मान लें कि मैंने बताया कि मान लेते हैं कि 10 टॉपिक ही थे इसके अंदर। अब आपको जैसे हमने पॉलिटी नेक्स्ट दे दिया, ठीक है? अब पॉलिटी में जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे, तो इससे पहले 7 का इनका रिवीजन, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो 7 का इनका रिवीजन, साथ में इन दोनों का, मतलब इसको इंक्लूड करते हुए टोटल 7 टॉपिक्स का आपको रिवीजन करना है। इस तरह से आपको आगे चलना है। देखो, मैंने बताया ना कि वोकैब्युलरी में मैंने एक दिन में हज़ार-हज़ार वोकैब्युलरी का रिवीजन करा है। अब ये वोकैब्युलरी का रिवीजन इतना बोरिंग होता है, आपको भी पता होगा, क्योंकि आपने वोकैब्युलरी पढ़ी होगी। लेकिन जो चीज़ बोरिंग है ना, अब जैसे एसएससी में क्या है, एसएससी एग्ज़ाम में होता क्या है, सारी चीज़ें रिपिटिटिव ही तो आती हैं, कि मैथ्स में भी वही टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में वही टॉपिक्स हैं, जीएस में वही टॉपिक्स हैं। तो बोरिंग तो है, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन को फाइट करना है तो हमको करना पड़ेगा, और ये काम मैं सुबह पहले कर देता था। जैसे ही उठा, मैंने मेरे पास में किताब रखता था, और किताब में वोकैब्युलरी को ऐसे याद करता था इस तरीके से। क्योंकि अगर मैं इस रिवीजन को मैं शाम के लिए टाल दूँगा ना, तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा उस चीज़ को। इसीलिए जो रिवीजन का काम है वो सबसे पहले करना है। मतलब जभी भी आप जीएस उठाएँ, तो सबसे पहले रिवीजन को देखिए, बाकी न नई चीज़ें करनी है। अगर देखो, हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये बहुत मतलब हेक्टिक है, बहुत बोरिंग है। नो डाउट बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, टाइम टेकिंग है और बोरिंग भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ना एक मतलब कि एक टॉपिक, या फिर जैसे इकोनॉमिक्स को इस तरह से करके देखिए, आप में आपको सच में फ़ील होगा कि यार मेरे को अब इकोनॉमिक्स से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। मतलब सारी चीज़ें आपको रटी हुई हैं, और मैं बता रहा हूँ कि आपको भूलोगे नहीं ये सारी चीज़ें कभी। और जब आप जैसे मान लें कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में भी अगर आपको जैसे रिवीज़न करना हो, तो रिवीज़न इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब बहुत ही आसान है इस तरीके से। तो आपको इस तरह से सारी चीज़ें करनी है इसमें, ठीक है?